हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए मैं एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आप सब मुझसे लगातार ये पूछ रहे थे कि सर अगर हम अमेंडमेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो वो कैसे करें, क्योंकि बेयर एक्ट में उसका जवाब डायरेक्टली ढूंढ पाना जरा मुश्किल है। तो लीजिए आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे। आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ना सिर्फ पढ़ाऊंगा बल्कि याद हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पीडीएफ मेरे पास है, जिसको मैं अभी बहुत जल्द अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करने वाला हूं, यानी कि आज ही के दिन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ के अंदर टोटल 50 पेजेस हैं। काम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये 50 के 50 पेजेस पूरे अमेंडमेंट्स के नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। और उसके बाद मैंने आपको 1 से लेकर 106 तक जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ दे दी है, ताकि आपके लिए नोट मेकिंग और रिवीजन काफी आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और फटाफट समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं वो कौन से हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, हमारे देश का सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था साल 1951 में, और सबसे लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है वो है 106, यानी कि टोटल आज तक 106 अमेंडमेंट हुए और वो हुआ था साल 2023 में। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे वीडियो को और फटाफट मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट जो हमारे देश में हुआ वो 1951 को हुआ, और वो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में से एक है। क्यों? क्योंकि इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स को ऐड किया। लेकिन सवाल हमेशा जो पूछा जाता है वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसने हमारे देश के संविधान में 9th शेड्यूल को ऐड किया। अब ये 9th शेड्यूल क्या था? ये 9th शेड्यूल बनाया गया था जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए, और जो भी कानून इस 9th शेड्यूल में होगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ऐसी बात भी बोली गई थी। उसके साथ ही साथ हमने कुछ और भी इसके अंदर चेंजेस देखे थे, लेकिन आपके एआईबी के प्रोस्पेक्ट से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास अगला जो आता है अमेंडमेंट वो है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 का। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था सर? इस अमेंडमेंट के अंदर हमने जो है सभी स्टेट्स को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और ये काम किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बेस पे। तो उसके बाद हमने फर्स्ट पढ़ा और उसके बाद हमने 7th अमेंडमेंट पढ़ा। चलिए अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? इसके बाद हम पढ़ रहे हैं 10th अमेंडमेंट एक्ट। ये आया साल 1960 में, और इसने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम किया जो था दादरा नगर एंड हवेली को यूनियन टेरिटरी के रूप में रिकॉग्नाइज करना। और हमें ये बात अच्छे से पता है कि दादरा नगर एंड हवेली जो है वो पुर्तगाल के पास था। उसके बाद लेने के बाद उनको हमने एक यूनियन टेरिटरी का क्या किया? दर्जा दिया। इसके बाद हमारे पास आता है 24th अमेंडमेंट एक्ट। 24th अमेंडमेंट आता है 1971 में। इसने क्या किया? इसने पार्लियामेंट की जो पावर थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की थी, उसको रिस्टोर किया। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? बड़ी सिंपल सी है। बेसिकली हम सबको यह बात अच्छे से पता है कि एक गोलकनाथ का केस आया था। इस गोलकनाथ के केस ने पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर को कम किया था, लेकिन पार्लियामेंट ने दोबारा 24th अमेंडमेंट को लाके अपनी इस पावर को रिस्टोर किया, और उसके बाद फिर आगे कुछ और भी लीगल डिस्प्यूट्स हुए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास तुरंत इसके बाद का आता है 25th अमेंडमेंट, जो कि हुआ था साल 1971 में, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 31C को इंट्रोड्यूस किया था। ये किसके बारे में बात करता था? ये एक बड़ी अजीब सी चीज के बारे में बात करता था, जो था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना, वो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 और 19 से ज्यादा क्या रखते हैं? प्रेफरेंस रखते हैं। यानी कि डीपीएसपी को एक हद तक फंडामेंटल राइट के ऊपर रखने की बात करी गई थी, जिसको हमने आगे देखा कि सर ये जो चीज है ये सही नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसने जुडिशियल रिव्यू को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। इसके बाद आता है 26th अमेंडमेंट एक्ट। ये भी साल 1971 में हुआ। इसने प्रिवी पर्स को एबॉलिश किया। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया। अगर आप नहीं समझते प्रिवी पर्स क्या है, तो जितनी भी ऐसी रॉयल फैमिलीज थी उनको सरकार की तरफ से कुछ भत्ता दिया जाता था सालाना, महीने का, जिससे कि वो अपने जो आपकी रॉयल्टी है उसको मैनेज कर पाए। लेकिन इस प्रिवी पर्स के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने साल 1971 में थ्रू आवर 26th अमेंडमेंट एक्ट खत्म कर दिया था। इसके बाद हमारे पास आता है 36th अमेंडमेंट एक्ट। ये आया था साल 1975 में, जिसके अंदर सिक्किम को हमने इंडिया का एक स्टेट का दर्जा दिया था। 22nd स्टेट बना था सिक्किम इंडिया का। तो बेसिकली जो सिक्किम का स्टेटस था उसको एक एसोसिएट स्टेट से फुल फ्लेजेड इंडियन स्टेट का दर्जा मिल गया था साल 1975 में। इसके बाद आता है द माइटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक सवाल तो बहुत बेसिकली पूछ लिया जाता है इसका साल, जो कि है 1976, लेकिन उससे भी ज्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल यह है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को कहा जाता है? दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारे देश में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंदिरा गांधी सरकार लेके आई थी, और उन्होंने जितने एस्पेक्ट्स को इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में बदला था उसको इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाने लगा। मैंने इसी पीडीएफ के आखिर में सारे अमेंडमेंट्स की जो लिस्ट लगाई है, उसके अंदर मैंने हर अमेंडमेंट के बाद वो आर्टिकल नंबर मेंशन किए हैं जो कि उस अमेंडमेंट ने बदले। 42nd अमेंडमेंट की लिस्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी देख के समझ में आएगा कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि 42nd अमेंडमेंट में हुए, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला,
कि सर ये इमरजेंसी के दौरान यानी कि 1975 से 77 के बीच पास हुआ। इंदिरा गांधी जी की उस वक्त गवर्नमेंट थी। सबसे पहले तो हमारे प्रियम्बल में आज तक केवल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है और वो 42nd अमेंडमेंट था, जिसने इसके अंदर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी नाम के शब्द को इंटीग्रेट किया। फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, यानी कि पार्ट 4A, जिसमें आर्टिकल 51A के बारे में बात करी गई थी, जिसने 10 ड्यूटीज हमारे देश के हर एक नागरिक यानी कि सिटीजन को दी थी। साथ ही साथ जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर भी कुछ बदलाव थे, जैसे कि फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, इन सभी डीपीएसपीस को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही ऐड किया गया था। इसके बाद हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 14, 19 और 32 का जो स्कोप है उसको थोड़ा सा आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और यहां पे बोला गया था कि जो भी स्टेट है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होगी। जुडिशरी को भी लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करी गई थी, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू की पावर को कर्टेल कर लिया गया था, ज्यादा पावर पार्लियामेंट को दे दी गई थी। साथ ही साथ पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के बीच का जो रिलेशन था वहां पे ये बोला गया कि सर हमारे देश में जितनी भी लोकसभा है और जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधानसभाएं हैं उन सबका टेनवर 5 से 6 साल हो जाएगा। जी हां, हमारे देश में जब 42nd अमेंडमेंट आया था तो लोकसभा और बाकी सभी असेंबलीज का जो टेनवर था वो 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी सुप्रीमेसी है उसमें अटेम्प्ट किया गया था कि पार्लियामेंट का जो डिसीजन है वो फाइनल और बाइंडिंग होगा, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात कभी भी आई तो जो पार्लियामेंट ने बोला वो फाइनल होगा और उसके बाद इस चीज को 44th अमेंडमेंट में बदल दिया गया था। तो चलिए अब आपने 42nd अमेंडमेंट को तो समझ लिया जो कि लाई थी इंदिरा गांधी जी की सरकार। इसके बाद आती है आपका मोरारजी देसाई जी की सरकार 1978 में, जिन्होंने 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाया और काफी सारी ऐसी चीजों को बदल दिया जो कि 42nd अमेंडमेंट में हुआ था। जैसे कि इसको कहा जाता है कि इन्होंने डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर दिया। कैसे समझते हैं? तो सबसे पहले तो 42nd अमेंडमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बदली गई, जैसे कि इमरजेंसी। अब चूंकि ये इमरजेंसी के दौरान लगाया गया अमेंडमेंट था तो सबसे पहले यह करने की जरूरत थी कि इमरजेंसी दोबारा ना लग पाए। तो यहां पे यह बोला गया कि सर अगर आप कभी भी नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो केवल और केवल वॉर, आर्म्ड रिबेलियन जैसे ग्राउंड्स पे किया जा सकता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे नहीं। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 19 एंड 21 है उनको दोबारा रीस्टैब्लिश किया गया और बोला गया कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। साथ ही साथ राइट टू प्रॉपर्टी जो हम हमेशा पढ़ते हैं उसको फंडामेंटल राइट से उठा के कहां भेज दिया गया? आर्टिकल 300A यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आर्टिकल 19 से उसको मूव किया गया था। इसके साथ ही साथ हमारे देश में जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है उसको भी दोबारा रीइंस्टेट किया गया था 44th अमेंडमेंट में। तो ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो कि हमने 44th अमेंडमेंट में देखे। इसके बाद हमारे पास अगला अमेंडमेंट आता है 52nd अमेंडमेंट, जो कि हुआ साल 1985 में। इसने एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम कहते हैं दल बदल कानून, जो कि हमारे देश में 10th शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है, उसको इंटीग्रेट किया और ये बोला गया कि अगर कभी भी कोई जो आपका लेजिस्लेटर है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसके हाउस से डिफेक्शन के ग्राउंड पे। अब इसके बाद हमारे पास आता है 61st अमेंडमेंट एक्ट। ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ये आया था साल 1989 में, जिसमें वोटिंग एज को 21 साल से 18 साल किया गया था। जी हां, हमारे देश में इस साल से पहले तक वोटिंग एज 21 साल थी, लेकिन इसको कम करके 18 साल किया गया था ताकि यूथ का पार्टिसिपेशन हमारे देश की डेमोक्रेसी में बढ़ सके। फिर आता है 69th अमेंडमेंट एक्ट। यह आता है 1991 में। इसने क्या किया? इसने हमारे देश में स्पेशल प्रोविजंस बनाए दिल्ली और नेशनल कैपिटल टेरिटरी को लेकर। तो क्या किया इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी गई थी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे दिया गया था दिल्ली को। जैसे कि आपको पता है दिल्ली में एक सीएम होते हैं अनलाइक अदर यूनियन टेरिटरीज, और वहां पे विधानसभा भी होती है। तो इस सिचुएशन में ये काम किया गया था हमारे देश में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसके बाद आते हैं दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए समझते हैं 73rd और 74th कैसे हैं। इनको याद कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के शब्द से, पीएम। कैसे? 73rd अमेंडमेंट जो है पंचायती राज, पी फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेके आया था, और 74th अमेंडमेंट हमारे देश में म्युनिसिपैलिटीज को लेके आया था। और ये दोनों रिलेट किससे होते हैं? 11th और 12th शेड्यूल से। 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट से आया था और 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट से आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है 76th अमेंडमेंट, जो कि आया था तमिलनाडु के अंदर। जो आपका रिजर्वेशन लॉ था उसको डाला गया था किसके अंदर सर? उसको जो है हमने क्या कर दिया था? प्रोटेक्ट कर दिया था जुडिशियल रिव्यू से, और उसके बाद इसको आगे जाके केस लॉज में बदला गया। इसके बाद आता है 77th अमेंडमेंट, जिसने क्या किया था सर? जो आपका रिजर्वेशन है प्रमोशंस में एससीज एंड एसटीज को वो प्रोवाइड किया था अंडर आर्टिकल 16(4)A, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स में। देन आता है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। इसने क्या किया था? राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A को इंटीग्रेट किया था, जो कि क्या कहता है 6 से 14
साल की उम्र के सभी बच्चों को एजुकेशन का, कंपलसरी एजुकेशन का, फ्री एजुकेशन का अधिकार होगा। इसके बाद आते हैं 91st अमेंडमेंट में। 91st अमेंडमेंट ने हमारे देश में एक नया कानून बनाया और बोला कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कभी भी लेजिस्लेचर के 15% की स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होंगे। यानी कि अगर आप कभी भी अपने देश में मिनिस्टर्स का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो जो ओवरऑल हाउस की स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज्यादा वो नहीं हो सकता। ये 2003 में हुआ। उसके बाद आता है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में। इसमें क्या हुआ सर, इसके अंदर जो है प्रोविजन ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, जो कि पार्ट 9B में दिया हुआ है। और यहां पे ये बोला गया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(c). अब इसके बाद हमें देखना है 99th अमेंडमेंट से। अब मेरी इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि हमारे देश के संविधान में 99th अमेंडमेंट से लेके 106th अमेंडमेंट हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ इसने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी है, लेकिन हमारे देश में जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 2014 से शुरू हुई थी और 99th अमेंडमेंट 2014 का है। तो ये काफी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स माने जाते हैं। तो चलिए अब ध्यान से पढ़ते हैं 99 से लेके 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि आया साल 2014 में और जिसने स्थापित किया एनजेएसी को। एनजेएसी क्या था? हमारे देश में जो हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए कमीशन को बनाया गया, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन हमारी बेयर एक्ट में आज भी आपको आर्टिकल नंबर 124A एंड सो ऑन में इसके प्रावधान मिल जाएंगे। देन आता है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने बात करी थी बांग्लादेश के लैंड डिस्प्यूट के बारे में, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये वो अमेंडमेंट है जो कि आया साल 2016 में और इसने हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी की बात करी और इसने कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स किए। इसके बाद क्या आता है सर हमारे पास? इसके बाद आता है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये वो अमेंडमेंट है जिसने हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को बनाया 2018 में। देन आता है 103rd अमेंडमेंट, जिसने 2019 में 10% का जो रिजर्वेशन है वो दिया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। उसके बाद आता है 104th अमेंडमेंट, जिसने साल 2020 में SC/ST का जो रिजर्वेशन है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया था। एंड देन आखिर में आता है 105th अमेंडमेंट, जिसने स्टेट की पावर को दोबारा रिस्टोर किया था कि वो हम अपने स्टेट में, अपने जुरिस्डिक्शन में बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड आखिर में आता है लेटेस्ट, सबसे आखिर अमेंडमेंट जो हुआ साल 2023 में, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने वुमेन रिजर्वेशन की बात करी। तो ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने एक पीडीएफ आपके लिए यहां लगा दी है जिसको आप यहां देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 1 से लेके 106 सारे अमेंडमेंट्स मेंशन्ड है, जो मेरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसको भी आप आराम से पढ़ के इन सारी की सारी चीजों को फिगर आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले और कौन से टॉपिक्स है जिसमें आपको एआईबी के लिए मदद चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी को ज्वाइन नहीं किया है तो शायद ये सही मौका है अनअकैडमी को ज्वाइन करने का, क्योंकि इस वक्त अनअकैडमी आपको हमारे सभी जुडिशियल सब्सक्रिप्शंस पे दे रही है फ्लैट 60% ऑफ। यानी कि इस वक्त आप मात्र 18,999 देके अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल करते हैं तो ना केवल आपको मिलता है हमारे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन डिस्काउंटेड प्राइस में, साथ ही साथ आपको मेरी फ्री मेंटोरशिप भी मिलती है। और इस सब्सक्रिप्शन से आपको पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है। एंड अगर आप एक एआईबी लर्नर हैं और डिटेल में एआईबी की तैयारी करना चाहते हैं आखिरी के कुछ दिनों में, तो इस वक्त मात्र 999 में आपको एक स्पेशलाइज्ड एआईबी की बैच मिल रही है, जिसके लिए आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।